हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम केमिस्ट्री के जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किए हैं 11th का, उसको आगे बढ़ाएंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस। मान करके जो है कुछ काम केमिस्ट्री में शुरुआत के टाइम पे हुआ था, तो वो हिस्ट्री में चला गया है, लेकिन चीजें आपको जानकारी में होगी तब आप नए चीजों को के तलाश में चलेंगे, जब आपको पुरानी चीजें पता होगी। तो लास्ट क्लास हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कॉम्पोजिशन पढ़ा था, याद है? तो वो सारे जो लॉज आपने पढ़े थे, उनके प्रूफ के तौर पर, थियोरेटिकल प्रूफ के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस रोल में आया कि उन बातों को प्रूफ करना है जो बातें आपने पढ़ा लास्ट क्लास में। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस में सबसे पहला जो हाइपोथेसिस है वो है हमारा एटॉमिक हाइपोथेसिस। क्योंकि ये हाइपोथेसिस सबसे पहले बार डाल्टन ने दिया था, उन्हीं के नाम पे ये हाइपोथेसिस पड़ गया, इसे डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। आपने क्लास 9th पे पढ़ा एग्जैक्टली, मैं अगर याद कर पा रहा हूं तो उसमें आपने इस तरह से पढ़ा होगा, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स हाइपोथेसिस। ये जो डाल्टन साहब ने थियोरेटिकल अप्रूवल दिया था केमिकल कॉम्बिनेशंस को, केमिकल के कॉम्पोजिशंस को, वो यहां पे स्टेटेड है, लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? थियोरेटिकल प्रूफ, जो बातें हमने वहां पे किया था। ठीक है सर, तो इनके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं इनको समझ लेते हैं। हिंदी वाले अभिधारणाएं हैं, एक सोच है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हाइपोथेसिस क्या कहता है, आई होप ये लाइन आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं, नोट कीजिएगा बढ़िया से। ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो बोल रहा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका नाम आप क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो पहला बार एटम नाम इन्होंने ही दिया, डाल्टन साहब ने हमारा। जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। एक एलिमेंट के अंदर कई एटम्स हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो बोल रहा है ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट। हर एलिमेंट दुनिया के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, और वो पार्टिकल का नाम एटम है, जो कि पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशंस में। क्लियर है? पहला हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस में आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ऑल एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स सेम होते हैं। सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, देखने में भी सेम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखने में भी सेम होगा और उनके प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, जैसे कि मास, एटॉमिक मास सेम होंगे। जैसे एक एलिमेंट आपके सामने मैं लिख रहा हूं Cl2, आप क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड है Cl2 एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब एग्जांपल हो चुका है, आपको याद होगा। सो दिस इज एलिमेंट। यहां आपको दिख रहा है क्लोरीन का 2 एटम्स है, और क्लोरीन का दोनों एटम्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक क्लोरीन का जो शेप साइज होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, वो दूसरे एलिमेंट का भी सिमिलर होगा। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आइडेंटिकल, मतलब सेम प्रॉपर्टीज के होंगे। एक क्लोरीन का जितना मास होना चाहिए, दूसरे क्लोरीन का उतना ही मास होना चाहिए। वही कह रहा है ये हाइपोथेसिस के अंदर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड के तरफ। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पॉजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हाँ, जस्ट इसका उल्टा। अगर आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उसमें अलग अलग एटम्स होने चाहिए। मतलब दुनिया के सारे एलिमेंट्स का एटम एक ही जैसा नहीं होता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पहले हमने बोला कि कोई भी एलिमेंट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको एटम कहते हैं, और हर एलिमेंट में एटम होंगे इसका मतलब। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट आपने उठाया है, समझ में आ रहा है, लेट दिस बी एन एलिमेंट, इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट, तो ये एलिमेंट का जो एटम्स होंगे इस एलिमेंट के एटम के साथ मैच नहीं करेंगे।
इन एलिमेंट्स का आपस में जितने भी एटम्स होंगे आपस में सब आइडेंटिकल होंगे, इसका सब आपस में आइडेंटिकल होंगे, लेकिन आपस में अगर कंपैरिजन करें एक दूसरे के साथ तो आइडेंटिकल नहीं होंगे। जैसे कि इन एलिमेंट्स के एटम का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, इसका मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। एग्जांपल में हमने इसलिए मास लिख दिया, और भी चीजें हो सकती है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बोल रहे हैं किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, आपस में जब कंबाइन कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो कंपाउंड के बारे में सोचते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन। जैसे दो चीजें था, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के एटम अगर इस एलिमेंट के एटम के साथ दोस्ती करने लगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। जैसे कि H2O इज अ कंपाउंड, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम ने आपस में दोस्ती किया तो क्या बना लिया? एक कंपाउंड, वाटर। वो भी एक मॉलिक्यूल ही है। दुनिया के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक से ज्यादा एटम अगर आपको कहीं दिख गया तो वो क्या बोलेंगे आप? मॉलिक्यूल। वो हो सकते हैं सेम एटम्स हो, जैसे कि H2 सेम एटम्स है तो इसको एलिमेंट भी कहेंगे, मॉलिक्यूल भी कहेंगे। एक से ज्यादा एटम है ना, समझ में आ रहा है? ओके। तो अगर आपस में एलिमेंट, तो अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। हम लोग जानते हैं डाल्टन के हाइपोथेसिस से ही ये जानते हैं हम लोग, इसके पहले नहीं जानते थे। क्लियर है कि नहीं है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ वन बात करते हैं, एटम्स आर indestructible, that is atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction। indestructible मतलब ये कहना चाह रहा है कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम पहले ही बोले थे कि केमिकल रिएक्शन हो, एक केमिकल कॉम्बिनेशन हो, कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर 10 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है कोई केमिकल रिएक्शन में, अलग अलग 10 अलग अलग एटम पार्टिसिपेट कर रहा है कोई केमिकल रिएक्शन में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना उस प्रोडक्ट में ये 10 एलिमेंट पाए जाएंगे। और जितने एलिमेंट्स आपने लिया था या जितने एटम्स का यूज आपने किया था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी आपको उतने ही एटम्स मिलेंगे। इसलिए आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लास 10th में पढ़े होंगे। बैलेंस क्यों करते थे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें जितना होता था, लेफ्ट हैंड साइड में सेम चीजें उतना ही होना चाहिए था। इस हाइपोथेसिस को जस्टिफाई कर रहा है वो बातें। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर में द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब किसी कंपाउंड के अंदर का बात हो रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, दैट इज H2O। H2O के अंदर में हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या? H2, दैट इज 2 एलिमेंट्स, सॉरी 2 एटम्स, एंड ऑक्सीजन के 1 एटम। दिस इज फिक्स्ड रेशियो, ये कभी भी बदलेगा नहीं। वी विल से H2O एज वाटर, माना हाइड्रोजन 2 ही होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 ही होना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी जो है लास्ट क्लास में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ा था उसमें डिटेल में चर्चा किया था। तो ये हो गए आपके डाल्टन साहब के 6 पोस्टुलेट्स जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हाइपोथेसिस के तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है उसको समझते हैं। इसको हमने नाम दिया है मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस। जो आपने अभी पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस, वो एटम के बारे में सबसे पहला बात था जो एक जगह पर बहुत सारे बातें कही गई थी। लेकिन क्या हुआ कि एटम के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है उसके बाद मिला, तो उस विषय को जो है इंटरप्रेट किया गया कि भाई इनमें ये मॉडिफिकेशंस होना चाहिए। तो हमने ये बात लिखा है, मॉडिफिकेशन मेड इन डाल्टन्स हाइपोथेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज अबाउट एटम। बहुत सारे डिस्कवरीज हुए, डाल्टन का हाइपोथेसिस मिल गया, लिख दिया उन्होंने, उसके बाद एटम के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिले, तो उनके हाइपोथेसिस में मॉडिफिकेशन करने का जरूरत था। लेकिन फिर नाम डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस देना चाहिए था क्या? नहीं, क्योंकि डाल्टन ने जो बोल के गया वो लिख दिया गया, तो उसका नाम बदल करके क्या दिया गया? अब
मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस, जो आज हम एटम के बारे में जो सोच रखते हैं वो हम लोग इसका नाम मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, वो हम लिस्ट किए हुए हैं, एक एक करके समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हुआ ना, रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज अबाउट एटम, एटम के बारे में काफी सारे जानकारी बाद में हमें मिला, ठीक, एक एक करके समझते हैं। इस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या कहता है, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब ये कि एटम से ज्यादा छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। डाल्टन ये कह रहा था कि कोई भी एलिमेंट जो है किससे बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जिन पार्टिकल्स को एटम कहा था उन्होंने। लेकिन आज हमें यह बात पता है, जब खोज हुआ तो एटम के अंदर पार्टिकल से मिला, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई, मेजॉन, न्यूट्रिनो, बहुत सारे चीजें। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे ना तो ये सब पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो आपको पता ही होगा। क्लियर है कि नहीं? ये सारे पार्टिकल जितना भी हम बता रहे हैं ये सारे एटम के अंदर में मिले हैं। अगर एटम के अंदर में ये पार्टिकल्स है तो ऑब्वियसली एटम से छोटे पार्टिकल्स होंगे। इसका मतलब एटम अब इंडिविजुअल, जो बात डाल्टन साहब कह रहे थे वो बात सही नहीं रहा। क्लियर है कि नहीं है? विद द ड्यू रेस्पेक्ट, वो नहीं वो बात कहते तो शायद हम खोजते भी नहीं इसके बारे में, तो उन्होंने हमें सोच दिया कि खोजिए इसे। इसीलिए हम इसको ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन ये नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। रेस्पेक्ट देना सीखिए भाई, वो सोच देके गए हैं आपको, दिस इज नॉट द ड्रॉबैक, फाइन। उसके बाद नए डिस्कवरीज हुए तो नया थ्योरी बना दो भाई। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम, नेक्स्ट जो है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट्स। डाल्टन ने कहा था किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके सारे प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, लेकिन यहां पे जस्ट उसका उल्टा मिल रहा है आपको। एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम होंगे उनके मासेस भी अलग हो सकता है, अलग प्रॉपर्टी तो दूर की बात है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसे आप क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, सभी के एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब एटम सेम है, लेकिन उसके वेट्स अलग अलग हैं। तो बातें जो वहां पे हुआ था थोड़ा सा हट के हम लोग अलग आ चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके जस्ट ऑपोजिट एक बात और कहा था, अब कह रहे हैं क्या ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटॉमिक वेट्स। पहले हम ये कहते थे कि अलग अलग एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उसका प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। अब कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उसके एटम्स का मास सेम हो सकता है, जिसे आप क्या कहते हैं? आइसोबार। भाई इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, कैल्शियम और आर्गन, बट देखिए मास 40 है, आर्गन का भी मास 40 है। कैल्शियम और आर्गन क्या है? आइसोबार से अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं बट हैव सेम मास। समझ में आ गया? डाल्टन का हाइपोथेसिस थोड़ा यहां पर भी हिला। आगे बात करते हैं। एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, यह भी बात था कि एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल बोला था। इसका मतलब क्या था कि किसी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, माने जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट करते थे उतने ही एटम्स जो है आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता था, ये बात था। अब बोल रहा है ये जरूरी नहीं है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हमें पता चला। मैं पढ़ता हूं पहले, देखिए लिख रहा है, इन मैनी न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, अ सर्टेन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। न्यूक्लियर फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा किसी एटम के बीच में जो सेंटर है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो, वो न्यूक्लियस टूटता है या ये न्यूक्लियस किसी और न्यूक्लियस के साथ कंबाइन भी कर सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ये दो चीजें होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इससे रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे आप अल्फा, बीटा, गामा रेज कह सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये एनर्जी आ कहां से रहा है? मास से। आइंस्टाइन का इक्वेशन जानते हैं, E इक्वल टू mc²। तो आइंस्टाइन ये बोल करके चला गया ये बात क्या, कि अब जो है ना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकता है, इंटरचेंजेबल है एक दूसरे का।
तो यहां क्या हो रहा है, एटम का कुछ मास जो रिएक्टेंट साइड में था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब प्रोडक्ट में खोजने जा रहे हैं उस मास को, उस एटम को, तो नहीं मिल रहा है। तो क्या इंडेस्ट्रक्टिबल रहा? अब आपने रिएक्टेंट साइड में उस एटम को रखा था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अब वो एटम आपको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है कन्वर्ट हो चुका किसमें, एनर्जी में। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस का जमाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत डिटेल में वहां पढ़ेंगे। यहां तो हम बस एक सोच लेकर के चल रहे हैं कि ये थ्योरीज थे, अब जो है ये थ्योरीज हैं। नेक्स्ट जो है, एटम में नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था ये चीज, कि जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे कि H2O में H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, सिंपल होल नंबर है 1 2। सिंपल होल नंबर मतलब समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से आए। लेकिन एक एग्जांपल है, देखिए लिखा हुआ है सुक्रोज, जिसे आप शुगर भी कहते हैं। फॉर्मूला है C12H22O11। कार्बन का कितना है रेशियो, 12, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 11। क्या ये सिंपल होल नंबर है? सिंपल होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां कहीं नहीं है वो नंबर, समझ में आ रहा है। नाउ वी हैव सच कंपाउंड्स जिसमें एलिमेंट्स आपस में सिंपल होल नंबर में कंबाइन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस समय डाल्टन ने ये सब बातें कहा था उस समय इतने डिस्कवरीज नहीं हुए थे। बाद में ये सब डिस्कवरीज होने के बाद जो हमें ये थ्योरी का पढ़ाई करना पड़ रहा है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब बातें आज हम जानते हैं और इसको लेकर के आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस देखते हैं। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है आपका बर्जेलियस हाइपोथेसिस। ये क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। चलिए हम एक काम करते हैं, यहां पे इस कंटेनर में एक गैस लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस। भर दिया, पूरा भर दिया है, और सेम वॉल्यूम हम यहां पे लेते हैं, मतलब उतना ही साइज का एक कंटेनर हमने ले लिया तो वॉल्यूम सेम हो गया। यहां पर लेकिन हम ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, हमने सिर्फ 2 गैस लेकर के समझना है, बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम है, इसका जितना वॉल्यूम है इसका भी उतना ही वॉल्यूम है, ठीक है कि नहीं? इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक, ओके। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर यहां पे टेम्परेचर T1 है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पे भी टेम्परेचर हमने कितना ले लिया, T2 में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे इसका वॉल्यूम हम मान ले रहे हैं V1 है, इसका वॉल्यूम V2 मान ले रहे हैं, लेकिन दोनों सेम है, कह दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, दिख रहा है सेम है। मान लीजिए इसका प्रेशर आप ले लेते हैं, इसका प्रेशर क्या है, जिस प्रेशर से आपने इसमें अंदर में डाला है कंटेनर में, उसी को क्या बोलते हैं, इसका गैस का प्रेशर। और ये प्रेशर कितना है तो हम मान लेते हैं 1 बार है। बार आपका क्या है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, आप आगे जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे। यहां भी कितना प्रेशर है तो हम मान लेते हैं 1 बार है। तो आपको क्या मिल गया, यहां पे सेम कंडीशन मिल गया, टेम्परेचर और प्रेशर का दोनों ही में, वॉल्यूम दोनों का सेम मिल गया। तो ये कह रहा अगर ऐसा कंडीशन है, अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है, अगर दोनों का टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो इसका जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, बोल रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2, नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O2। अब जो भी लिए हैं हम एग्जांपल में, क्या लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप कुछ भी ले लीजिए, या कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब इसमें अगर 100 एटम होंगे इस कंडीशन में, तो इसमें भी कितने एटम्स होंगे, 100 एटम होंगे। बर्जेलियस साहब ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक बार सोच के देखिए डाल्टन साहब क्या कह रहे थे कि अलग अलग एलिमेंट के एटम का साइज अलग अलग होता है। अगर साइज अलग अलग होता है तो यहां 100 एटम रखने में जितना जगह चाहिए, क्या यहां भी 100 एटम रखने के उतने ही जगह चाहिए होंगे? अगर अलग अलग साइज है एटम्स के, तो अगर इससे छोटा है ये तो कम जगह चाहिए होगा, अगर इससे बड़ा है ये तो इससे ज्यादा जगह चाहिए होगा। तो ये जो नियम है, ये जो हाइपोथेसिस है बर्जेलियस हाइपोथेसिस, ये डाल्टन्स के हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप इस बात को भी नोट करके रख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, बर्जेलियस हाइपोथेसिस कंट्राडिक्ट डाल्टन्स हाइपोथेसिस। क्यों, समझ में आ रहा है?
क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम है तो, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी इक्वल। तो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हाइपोथेसिस देखेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस को देख लेते हैं, दैट इज अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अवोगाड्रो नाम का जो ये साइंटिस्ट है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर देके गया है हमारे केमिस्ट्री में, पता होगा आप लोगों को एवोगाड्रो नंबर। उनके नाम पे एक नंबर मतलब जो है आ गया है, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनका क्या हाइपोथेसिस है इसके बारे में समझते हैं। एकदम लगेगा बर्जेलियस साहब आ गए हैं, बर्जेलियस साहब कह के गए थे, सेम वही बात कह रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, पकड़ना पड़ेगा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी बर्जेलियस साहब क्या कहते हैं पता है, कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, दो टाइप के गैसेस हैं, ठीक है, दो टाइप के गैसेस है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया था, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिया था, दोनों का वॉल्यूम सेम है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इसका टेम्परेचर और प्रेशर जितना है, इसका भी टेम्परेचर प्रेशर उतना ही है, उस समय दोनों का वॉल्यूम बराबर है। ठीक, अब दोनों का वॉल्यूम बराबर अगर है तो कह रहा है कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बात पे फोकस कीजिए। बर्जेलियस सर क्या कह रहे थे कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा, ये कह रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? कौन ज्यादा वैलिडेटेड होगा? एवोगाड्रो। सीक्वेंस वाइज ध्यान रखिएगा, पहले हमने बोला था डाल्टन, उससे ज्यादा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस, उसके बाद वर्जेलियस। वर्जेलियस जो बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग से बात कर रहे हैं। वर्जेलियस और ये जो हमने अवोगाड्रो के बारे में बात किया, ये गैसेस के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वर्जेलियस से ज्यादा वेरीफाइड को किसको मानेंगे हम? एवोगाड्रो, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है। इनके पहले जो है वर्जेलियस साहब ने दिया था। बट इट समझ में आ रहा है? तो यहां पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां भी उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है अंडर सिमिलर कंडीशन। तो क्या यही है इसका हाइपोथेसिस? अरे भाई सुनो, इसका हाइपोथेसिस जो है ना बहुत लॉन्ग है, क्योंकि ये यहां पर रुक नहीं गए। इसके बाद इस हाइपोथेसिस के हेल्प से उन्होंने कई फॉर्मूलाज दी, जिसके मदद से आप जो है ना किसी भी गैसियस एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, ये एक रिलेशनशिप देके गया जिसमें वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का था, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन था। अभी अगर मैं ये लिखने जाऊं और बताने जाऊं तो आपको जो है परेशानी होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी वगैरह ये सब आपको नहीं आती है। जब हम ये चीजें पढ़ लेंगे तब आपको ये बातें क्लियर होगी। तो आप इतना याद रखिए, थ्योरी के लिए इतना एनफ है। थ्योरी तो आपका कोई कंपटीशन लेवल में इससे बाहर नहीं आएगा। और जो इनकी हाइपोथेसिस का हिस्सा है वो हमारा चैप्टर का हिस्सा है। अगर आप वेपर डेंसिटी नहीं समझेंगे तो हाउ कैन आई से यू द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। अगर चाहें तो आप लिखा ना कर तो हम लिखा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आगे और बता रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, सुन के रखिए कि ये सब बातें जब आएंगे तब आप रिलेट कर पाएंगे। बोल रहा है इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। कोई पर्टिकुलर गैस को एक फिक्स वॉल्यूम दे दिया गया है, आपको बोल दिया गया है 1 ml या चलिए 100 ml आपके पास ऑक्सीजन गैस है। अगर आपको उसका वॉल्यूम पता है तो आप उसका वेट तुरंत बता सकते हैं। कैसे बता पाइएगा? अवोगाड्रो ने फॉर्मूला दिया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वॉल्यूम को हम कैसे एटॉमिक मास में कन्वर्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला दिया है, तो उसके बारे में वहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कहा है, इस बात को मैं जरूर लिखूंगा, बस लिखूंगा आपको समझने की बात, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये रिलेट कर पाएंगे हम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और इट्स 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि 1 मोल अगर गैस आपने लिया, हमको सर मोल ही नहीं पता है तो आगे पढ़ेंगे ना मोल कॉन्सेप्ट, इसीलिए बोल रहे हैं, लिख के फायदा है नहीं, बस ये बात को लिख लीजिएगा आप लोग, लेकिन जरूर। ठीक है, कि 1 मोल अगर कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा ना 22.4 लीटर होगा। कहां पे कंडीशन क्या है? एट STP। इसको समझना पड़ेगा अब क्या है। हमने बोला ना कि ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस यहां खत्म नहीं होता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत बड़ा है, जो कि हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, समझ में आ रहा है? अब टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो पढ़ना होगा।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो सब हम पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। चाहे ये गैस कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, एनीथिंग, अगर 1 मोल आपने गैस लिया, अब 1 मोल क्या है समझना पड़ेगा, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 होगा। अगर कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस बात को हम नेक्स्ट क्लास प्रूफ करेंगे, चिंता की बात नहीं है, मोल कंसेप्ट जब हम यहां पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का एक जस्ट ट्रेलर है ये। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बहुत बड़े हैं अपने आप में, ठीक है। तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। हमने आज 4 हाइपोथेसिस को पढ़ा, इसको बढ़िया से नोट बना लीजिएगा। बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थ्योरी है इसमें। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन ज्यादा ज्यादा कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।